गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो अभी हम लोग टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी टारगेट 120, जिसमें हम लोग का भी है 46 डे चल रहा है, यानी 46 डेज लेफ्ट है। तो अभी बहुत लोगों को इसमें परेशानी आ रही थी कुछ कुछ टॉपिक्स में, तो वो टॉपिक्स हम लोग आज देखने वाले हैं। जैसे एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में आप लोग को भी परेशानी आ रही थी, और एक सब्जेक्ट साइंस टेक है, उसमें भी परेशानी आ रही है। तो हम लोग एक एक करके टॉपिक्स को देखेंगे, और आई होप कि आप लोग अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं। और ये जस्ट गो टू सीरीज़ है। आई थिंक मुझे जो भी ऐसा लगे कि जो इंपॉर्टेंट है, मे बी यूपीएससी में अपने आगे के एग्जाम्स में पूछ सके। तो अभी तुम लोग को टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स, तो उसके लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे आज, और जितना भी हो पाएगा उतना करने की कोशिश करेंगे। तो ये विजन पीटी 365 है इकोनॉमिक्स की, और इसमें अप्रैल 2025 से नवंबर 2025 के बीच में जो भी करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है वो पूछे गए। तो अभी आप इसमें देखेंगे, और पढ़ने का कैसे अप्रोच होना चाहिए वो भी हम लोग समझेंगे इसमें। क्योंकि अभी हम लोग को ऐसा समझना है कि अभी हम लोग पास टाइम कम है अकॉर्डिंग टू आवर टारगेट। जैसे टारगेट 120 सीरीज़ में हम लोग रिवर्स पे चल रहे हैं। 120 से शुरू किया था, 119 ऐसे करते करते अभी 46 डे पे आ चुके हैं हम लोग। तो अभी हम लोग को ये समझना होगा कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो समझना है कि हाँ इसको तो समझ के ही जाना चाहिए, इससे क्वेश्चन रहते हैं हमेशा। जैसे अभी ये पूरा टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है, अभी इसमें हम लोग को समझना है कि क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए, और इससे क्वेश्चन मोस्टली रहते ही हैं। जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और उससे रिलेटेड और भी जो भी टॉपिक्स है वो भी रहते हैं। तो अभी हम लोग ना उसको देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। जैसे कि हम लोग अभी पढ़ा है आरबीआई के बारे में, ठीक है। तो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी, अब ये इसको अपने हिसाब से समझना हम लोग को। जैसे इसमें तो जैसे दिया हुआ ठीक है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले खुद से समझते हैं कि इसको कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड करना चीज़ों को। तो लाइक आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, राइट। तो आपने एक टर्म सुना होगा, और वो याद भी आना चाहिए, फिजिकल पॉलिसी। तो गवर्नमेंट बनाती है फिजिकल पॉलिसी। तो टर्म्स को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इकोनॉमिक्स में टर्म्स समझने के बाद उसका डेफिनेशन आपको याद हो या ना हो, लेकिन अगर आपको टर्म्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर वो आपके लिए आसानी हो जाती है एग्जाम में आंसर्स तक पहुंचने के लिए। लाइक गवर्नमेंट में तो फिजिकल पॉलिसी बनाती है। तो फिजिकल पॉलिसी मतलब क्या होता है? राजकोषीय, ठीक है। अब राजकोषीय मीन्स क्या? राजकोषीय मीन्स एक तरह से कह सकते हैं खजाना, सरकारी खजाना, ठीक है। और पॉलिसी बोले तो प्रबंधन, ठीक है। तो सरकारी खजाना का प्रबंधन तो गवर्नमेंट जो है ये फिजिकल पॉलिसी करती है, ठीक है। लाइक टारगेट्स बनाती है कि एक फाइनेंशियल ईयर में कितना खर्च होना चाहिए, और उससे रिलेटेड जो भी पॉलिसी से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है वो बनाते हैं। तो अभी हम लोग को गवर्नमेंट का ये नहीं समझना है, ठीक है। लेकिन मैंने जस्ट एक रेफरेंस के लिए आपको बता दिया कि गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी बनाती है। कभी कोई कोई और एग्जाम्स में आ सकती है कि मैं द फॉलोइंग में करके दे देखिए गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसी बनाती है, उसमें यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी हो, फिजिकल पॉलिसी हो, तो आप कंफ्यूज नहीं हो। अब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। तो मॉनेटरी मतलब क्या? मॉनेटरी मतलब मौद्रिक, मीन्स पैसे से रिलेटेड, ठीक है। ठीक, मतलब कि इसका मतलब करने का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट डायरेक्ट पैसे से रिलेटेड चीज़ें नहीं बनाती है, उसके लिए एक बॉडी है आरबीआई। अब इसका रेफरेंस में जैसे ये टॉपिक आ गया, अब हम लोग को ना आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ ये सब चीज़ ऐसा नहीं कि पूछेगा, ठीक है। लेकिन जब आपको पता होता है कि आरबीआई का किस एक्ट के थ्रू पॉलिसीज बनाती है और क्या क्या इसके अंदर आता है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है, आपको कॉन्फिडेंस एक तरह से देता है, ठीक है। तो अभी हम लोग को समझना लाइक आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। तो अब मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है तो उसमें दो तरीके की चीज़ें, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी दो तरीके से बनती है, एक है क्वान्टिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव। हाँ, एक क्वेश्चन आ सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी बनती क्यों, क्या नीड है, क्या ऐसा हो जाता है जिसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं। तो बेसिकली आप समझते होंगे कि मनी सप्लाई, ठीक है। अभी एक चीज़ और भी समझते हैं। अभी मैंने बोला सप्लाई, सप्लाई क्या होता है? कोई भी चीज़ का डेफिनेशन याद नहीं करना होता, हम लोग को याद करना होता है, समझना होता है कि कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे। लाइक सप्लाई अभी बोला, तो जैसे ही सप्लाई आता है उसके साथ डिमांड का भी कॉन्सेप्ट आता है, डिमांड एंड सप्लाई। अब ये मैंने इसलिए यहाँ पे भी डाला, और ये सब चीज़ दिमाग में चलते रहना चाहिए बैक एंड पे कि डिमांड एंड सप्लाई। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आज के डेट में गैस सिलेंडर, एलपीजी गैस सिलेंडर। क्यों? आपने सुना होगा अभी कि सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है। सप्लाई नहीं पूरी हो पा रही है, तो लोगों को मिल नहीं पा रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? कॉन्सेप्ट आ रहा है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है कि ये बेसिकली सप्लाई नहीं पूरी हो पा रही है। और ओके, तो सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है? तो एक कॉन्सेप्ट आता है इनर्जी इन्फ्लेशन इक्विटी लूप, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये बताता है कि एलपीजी सप्लाई शॉर्टेज का डोमेस्टिक इन्फ्लेशन पे क्या इंपैक्ट है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ये चीज़ समझाता है। तो अभी बेसिकली हम लोग समझ रहे हैं कि अब हम लोग आ जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी पे। तो मॉनेटरी पॉलिसी में दो चीज़ होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो बेसिकली क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी बनती किसके लिए? मनी के लिए, ठीक है, और मनी के सप्लाई के लिए, ठीक है। और भी कंपोनेंट इसमें होता है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी मेनली इसी चीज़ के लिए बनती है, सप्लाई बनाने के लिए, सप्लाई कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें दो चीज़ आती है, क्वांटिटेटिव, दूसरा क्वालिटेटिव। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, अब यहाँ से हम लोग टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे बोलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट डायरेक्टली इंपैक्ट द ओवरऑल मनी सप्लाई, जो मैंने आपको बताया कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। तो अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट इज रेपो रेट। रेपो रेट किसको कहते हैं? अब ये ऐसा सम टाइम आ चुका है कि आप लोग को ये सब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता तो सेल्फ असेसमेंट करना शुरू करें अपने आप का कि ये सब टॉपिक्स अगर नहीं पता तो अच्छे से अब इसको याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बार बार टॉपिक आएगा और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो इसके आगे का भी प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। वो डायरेक्ट यूपीएससी ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा कि रेपो रेट क्या है या रिवर्स रेपो रेट क्या है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, ठीक है। तो रेपो रेट अभी जैसे, तो यहाँ पे एक लाइन लिख दिया लेंडिंग रेट, ठीक है। अब बहुत लोग को यूपीएससी की प्रिपरेशन में ये भी नहीं पता होता कि रेपो क्या है, रेपो ही क्यों नाम है इसका, ठीक है। ये रेपो क्यों बोलते हैं और इसके जगह पे कोई और चीज़ क्यों नहीं बोलते हैं, रेपो बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेपो का मतलब क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रेपो रेट कि इसको बोलते हैं रीपर्चेज, ठीक है, रीपर्चेज ऑब्लिगेशन, रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। और ये 99% स्टूडेंट्स को पता नहीं होता,
प्रिपरेशन द्वारा रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। अभी ये सब टॉपिक को तो मैं डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा अभी, लेकिन चूंकि अभी हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग जो शॉर्ट चीज़ें समझ लेंगे यहाँ पे, उसके बाद वो सब चीज़ को हम लोग कभी अगर स्टैटिक क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। तो रेपो रेट बोलता है रेट एट विच आरबीआई लेंड शॉर्ट टर्म टू बैंक्स मेन सिग्नल रेट। अब यहाँ पे ये चीज़ समझना है कि रेपो रेट में दो तीन चीज़ याद रखना है कि आरबीआई लेंड करता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म टू बैंक्स, ठीक है, जिस रेट पे, ठीक है, जैसे कि अगर आप मान के चलो, अगर आप आज के डेट में देखना चाहोगे कि रेपो रेट कितना है, तो जनरली आरबीआई जैसे रिसेंटली 8 अप्रैल 2006 के हिसाब से रेपो रेट जो है वो अभी 5.25% रखा गया। अब ये ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो याद करने के लिए नहीं है, ठीक है, वो जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे याद करना क्या है कि रेपो रेट किसको कहते हैं, जिस रेट पे आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए बैंक को लेंड करता है, ठीक है, ठीक है। अब लेंड करता है तो क्या होगा, अब यहाँ पे इंप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि डेफिनेशन, मैंने आपको बताया डेफिनेशन पूछेगा नहीं, ठीक है, तो ये अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मुझे याद होना चाहिए ताकि कॉन्सेप्ट में आगे कैरी फॉरवर्ड कर सके। तो जैसे बोला कि रेपो रेट अगर इंक्रीज करेगा, ऐसे टाइप क्वेश्चन रहता है कि रेपो रेट इंक्रीज करेगा तो मनी सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे बोलते हैं कि रेपो रेट इंक्रीज करेगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगा। अब इसको समझते हैं, तो लाइक वो है कि जिस रेट पे, तो मतलब कि लेंड करने का रेट है, तो एक तरीके से अभी अपने आप को समझ लीजिए, ठीक है, कि मान के चलो कि आप बैंक के पास गए लोन लेने के लिए, ठीक है, तो अभी क्या सिचुएशन है, अभी मान के चलो एक रेफरेंस कि 5% रेपो रेट है, यानी 5% पे ये बैंक को लेंड कर रहा है, आरबीआई लेंड कर रहा है बैंक को 5% पे। अब इस पॉइंट से चलेंगे कि 5% पे लेंड कर रहा है अभी के लिए। अब मान के चलो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि रेट इंक्रीज करेगा, ठीक है, ये रेट, ठीक है, तो रेट इंक्रीज करके मान के चलो 6% पे, या इसको एक रेफरेंस के लिए 10% मान लेते हैं, 10% डबल हो गया रेट, ठीक है, तो यानी कि 10% पे अब आरबीआई लेंड कर रहा है बैंक को, तो बैंक यानी कि बैंक को लोन महंगा मिल रहा है, ठीक है, तो बैंक को लोन महंगा मिल रहा है तो क्या वो आरबीआई से लोन लेगा, नहीं लेगा, ठीक है, तो जब नहीं लेगा तो आप एज ए कस्टमर अगर बैंक के पास जाते हैं तो बैंक आपको लोन देगा, नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि बैंक को खुद ही 10% पे मिल रहा है, तो अगर वो आपको 15% चार्ज करेगा तो क्या आप उसको उस बैंक से लेना पसंद करोगे, नहीं करोगे, ठीक है, और इसमें बैंक को भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो यानी यहाँ पे जो टर्म हो रहा है वो सही हो रहा है कि रेपो रेट जैसे ही इंक्रीज होता है मनी सप्लाई क्या होता है, बढ़ जाता है, ये चीज़ समझना था यहाँ पे, ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आ गया हो। अब आगे चलते हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है, रेट एट विच आरबीआई बोरोज फ्रॉम बैंक्स, ठीक है, यानी कह रहा है क्या कि आरबीआई बोरो करता है बैंक से। अब यहाँ पे दिमाग में खटकना चाहिए थी कि आरबीआई क्यों करेगा बैंक से, बोरो क्यों करेगा, यानी कि आरबीआई के पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे समझना है कि आरबीआई इसलिए बोरो करता है, ऐसा नहीं कि उसके पास जरूरत, उसको जरूरत है, वो इसलिए करता है क्योंकि उसको मार्केट से लिक्विडिटी को खींचना होता है, एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी, मतलब कि एक मार्केट है समझ लो, और उस मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। अब उसको क्या करना है कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो रहा है, तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई बैंक से बोरो करता है, ठीक है, तो बैंक से बोरो करेगा तो फिर सेम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे कि जब बैंक से बोरो करेगा तो उसके पास जो फ्लो रहेगा बैंक के पास, वो बैंक से आरबीआई के पास चला जाएगा, तो ये जो मार्केट है इसमें जो फ्लो है वो कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो बोलता है कि जैसे जैसे रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है मनी सप्लाई घटता है, ये कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। अभी सब चीज़ को शॉर्ट में पढ़ा है, अगर ये स्टैटिक का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में स्टैटिक में पढ़ना होता तो हम लोग इसको अच्छे से डेफिनेशंस के साथ अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे करके हम लोग सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये सब हम लोग पढ़े हैं क्वांटिटेटिव टूल्स में, ठीक है। अब आ गया सीआर, कैश रिजर्व रेशियो। तो ये क्या बोलता है, परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज बैंक मस्ट कीप एज कैश विद आरबीआई, ठीक है, मतलब कि ये क्या बोल रहा है, कैश रिजर्व रेशियो। अब यहाँ पे ही हम समझने के लिए कहते हैं हमेशा कि फुल फॉर्म को हमेशा ध्यान रखना है, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, तो यहाँ पे कि एक ऐसा रेशियो है कैश के फॉर्म में जो रिजर्व रख रहा है बैंक, ठीक है, बैंक नहीं आरबीआई, ठीक है, तो बोलता है परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज बैंक्स मस्ट कीप एज कैश विद आरबीआई। तो यहाँ पे देखो डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज दिया हुआ है, यहाँ पे ये समझना क्या है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। तो देखिए बेसिकली क्या है कि जब हम लोग बैंक में जाते हैं तो बैंक में जो भी चीज़ हम लोग समझ रहे हैं, अब हम लोग इसमें समझेंगे कि एनडीटीएल जो दिया हुआ है यहाँ पे ये क्या है, इसका कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो लाइक इसमें हम लोग देखें नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी है। तो बेसिकली डिमांड लाइबिलिटी किसको कहते हैं, डिमांड लाइबिलिटी बोले तो कि पेमेंट ऑन डिमांड, ठीक है, लाइक जैसे देखो कि अभी हम लोग बैंक में जाते हैं तो एक सेविंग डिपॉजिट होता है, ठीक है, जिसमें आप लोग अपना सेविंग्स रखते हो, ठीक है, और एक होता है करंट डिपॉजिट, ठीक है, फिर डिमांड ड्राफ्ट भी होता है, ठीक है, ओवरड्यू फिक्स्ड डिपॉजिट भी होता है, ऐसे ओवरड्यू वाला भी छोड़ देते हैं, ये समझते हैं हम लोग कि करंट डिपॉजिट होता है, सेविंग डिपॉजिट होता है। तो बेसिकली ये सब ऐसा पैसा है कि जिसको जब भी कस्टमर मांगेगा उसको बैंक को देना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। और एक होता है टाइम लाइबिलिटी। टाइम लाइबिलिटी होता है कि इसको रीपेएबल आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है। स्पेसिफिक पीरियड बोले तो कि टाइम लाइबिलिटी मतलब हो गया क्या, फिक्स्ड डिपॉजिट। एक एग्जांपल इसका, फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब आपने कहीं पे फिक्स करवाया बैंक में 1 साल के लिए या 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, तो वो आप 3 साल के बाद ही रिडीम कर सकोगे, उसके पहले नहीं, ठीक है। तो ये इसी को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। बोलता है कि परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी बैंक मस्ट कीप एज कैश विद आरबीआई, ठीक है। आरबीआई के पास रखना होता है कैश, मतलब इस पे बैंक को किसी तरह से इंटरेस्ट पे नहीं होता है, ये सब चीज दिया हुआ, ठीक है। अब एक चीज और समझते हैं, अब ये तो समझाना तो ये समझाना ही पड़ेगा कि बैंक के पास जो हम लोग का पैसा होता है, दो कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है दो कॉन्सेप्ट एसेट और लाइबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी समझना जरूरी है, फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया में बहुत कम है, तो ये भी चीज़ समझ के चलना है। तो बैंक के पास होता है एसेट और लाइबिलिटी के फॉर्म में कुछ चीज़ होते हैं, जैसे कि आपका डिपॉजिट, ठीक है, कस्टमर डिपॉजिट बैंक के लिए क्या है, एसेट है या लाइबिलिटी है, सोचिए बताइए, अपने मन में सोचो क्या एसेट है लाइबिलिटी है। तो बैंक के पास जो आपका कस्टमर का डिपॉजिट होता है वो उसके लिए लाइबिलिटी होता है, ठीक है, उसको कैलकुलेट में चाहिए तो उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने रेपो रेट पढ़ लिया, ठीक है, रिवर्स रेट समझ लिया, सीआरआर समझ लिया। तो सीआरआर बेसिकली क्या है कि ये यहाँ पे समझना है कि दिमाग में ये चीज़ रखना, परसेंटेज एंड डिटेल बैंक मस्ट कीप एज कैश विद आरबीआई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा क्या इंप्लीकेशन है कि सीआरआर बढ़ेगा तो लेंडेबल फंड्स का क्या होगा, जो लेंड करने के लिए। तो इतना ही समझना है कि आरबीआई का ये थी हो रही है, ठीक है। और जैसे ही कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा, यहाँ से कैश निकल के बैंक से आरबीआई के पास चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि बैंक के पास जो थ्योरी है, बैंक का जो थ्योरी है उससे कैश निकल गया, तो अब लेंडेबल जो लेंड करने के लिए जो ये देने के लिए रहेगा बैंक से आगे कस्टमर को, वो फंड कट जाएंगे। तो यहाँ पे इसी यही चीज़ को लिखा है कि लेंडेबल फंड्स डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एसएलआर को, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब यहाँ पे टर्म्स को समझना, ये आर रेशियो तो समझ में आ गया, ठीक है, किस रेशियो में रखना है। लिक्विडिटी अब समझते हैं, लिक्विडिटी किसको कहते हैं, एकदम सिंपल फॉर्म है। लिक्विडिटी का मतलब क्या कि कौन कितना ज़्यादा तरल है, यानी कि कौन कितना ज़्यादा
फ्लेक्सिबल है। जब अगर उसको हमको कैश इन करना हो तो कौन कितना लिक्विड है, जैसे कि कैश दिया हुआ है फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, और आपका फिक्स डिपॉजिट के बाद आरडी रेकरिंग डिपॉजिट और लैंड, ठीक है, गोल्ड, ये दिया हुआ। आप कहेगा कि इसको अरेंज कीजिए सीक्वेंस में कौन कितना लिक्विड है, ठीक है। तब इसको ऐसे समझना कि कौन कितना जल्दी लिक्विड होकर कैश बन जाएगा, ठीक है। कैश इसलिए बन जाएगा क्योंकि कैश सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है। क्यों कैश सबसे ज़्यादा लिक्विड है? क्योंकि आप अभी अगर कहीं किसी दुकान पे जाते हो और दुकान पे जाके आप कुछ सामान परचेज करते हो तो उस टाइम पे अगर आप मतलब कि आपको कहाँ से पैसा कितना जल्दी मिल सकता है, तो जैसे कैश डायरेक्ट दे सकते हो, एफडी आरडी लैंड गोल्ड सब डायरेक्ट वो नहीं दे सकते, लिक्विड ज़्यादा ही है कैश। तो अब इसका जैसे समझना है कि कौन कितना है, तो कैश सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है। अब उसके बाद आप सोचो कि और क्या लिक्विड होगा, ठीक है। अभी ऐसे समझना है आपको कि क्या ऐसा लिक्विड है, कौन लिक्विड ज़्यादा है कौन कम है। जैसे कि लैंड सबसे कम लिक्विड है, क्यों? क्योंकि इसको आप बेचने जाओगे, बेचने में समय लगेगा, फिर उसके बाद वो कैश इन कर सकते हो, ठीक है। और बीच में बचा एफडी आरडी लैंड गोल्ड। अब ये अभी हम आपको एक तरह से होमवर्क है, आप इसको दिमाग लगाओ कि कौन कहाँ पे जा सकता है लिक्विडिटी से रिलेटेड, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। पहले क्वेश्चन पूछे गए इससे रिलेटेड। तो अभी हम लोग समझते हैं कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो स्टैट्यूटरी मतलब क्या होता है? स्टैट्यूटरी मतलब होता है बाय लॉ, ठीक है, जो लॉ से बना हुआ। तो अभी आप बोलता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो किसको कहेंगे? तो ए परसेंटेज ऑफ एनडीटीएफ बैंक मस्ट मेंटेन लिक्विड एसेट्स। अब लिक्विड एसेट्स क्या हो सकते हैं? गोल्ड है, बॉन्ड्स है, कैश है, ठीक है, ये सब रखना है। अब यहाँ पे बोला क्या? परसेंटेज ऑफ एनडीटीएफ बैंक मस्ट मेंटेन लिक्विड एसेट लाइक गोल्ड बॉन्ड कैश बाय देमसेल्फ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देमसेल्फ है, यहीं पे यही छोटा छोटा चीज़ को पढ़ना होता है। यहाँ पे देमसेल्फ है और यहाँ पे क्या पूरा है? कैश विथ आरबीआई है और यहाँ पे विद देमसेल्फ, ठीक है। अपने पास यहाँ रखना, यहाँ आरबीआई के पास रखना। तो बोलते क्या कि अगर परसेंट एसएलआर अगर बढ़ता है तो लेंडेबल फंड क्या होगा? लेंडेबल फंड फिर भी घटेगा। इस केस में भी घट रहा था, इस केस में क्यों घट रहा है? क्यों इसलिए घट रहा है क्योंकि लिक्विड एसेट में अगर गोल्ड आ जाता है, बॉन्ड आ जाता है, कैश आ जाता है, तो आप ये सबको तो लेंड नहीं कर सकते ना, आपको तो लेंड करना है कैश, ठीक है। तो अगर गोल्ड ज़्यादा बढ़ गया, बॉन्ड ज़्यादा बढ़ गया, कैश भी ज़्यादा बढ़ गया, तो उस केस में भी आपके पास लेंड करने के लिए फंड्स कम होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सीआरआर, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर सब पढ़ लिया हम लोग। ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव टूल्स के साइड पे, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। ये क्या है क्वालिटेटिव टूल्स? तो बेसिकली देखो, हम लोग समझे कि क्वांटिटेटिव टूल्स है वॉल्यूम पे असर पड़ता है, जो भी क्रेडिट है, देखिए वॉल्यूम पे ही असर पड़ा है ये सब पे। अब यहाँ पे क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या बोलता है? डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट लाइक मोरल सुएशन। ये क्या होता है? परस्यूडिंग एंड एडवांसिंग बैंक टू फॉलो पॉलिसी डायरेक्टिव थ्रू डायलॉग एंड लेटर्स, ठीक है। मोरल सुएशन क्या होता है कि बेसिकली समझो ना कि ये बोल वचन है आरबीआई के, लेकिन काम पे बोल वचन। तो काम पे बोल वचन क्या कि लाइक ना कोई पॉलिसी बना, कोई पॉलिसी डायरेक्टिव दिया, तो जैसे कि इसको समझते हैं कि रिवर्स रेपो रेट है। अगर आरबीआई जो है ये बोला कि रिवर्स रेपो रेट हम बढ़ा रहा है, तो बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब उसका इंटेंशन क्या है कि मार्केट से मनी सप्लाई को कम करना, ठीक है। तो मनी सप्लाई को कम करने के लिए क्या? लेकिन बैंक्स क्या किया? बैंक बोला कि हम बोरो करेंगे नहीं, ठीक है। बैंक्स करा कि नहीं हमको नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो यहाँ पे पॉलिसी बनाया था, ठीक है, वो तो इन्होंने फर्क नहीं किया। तो बेसिकली मोरल सुएशन में क्या होता है कि एक तरह से एडवाइजरी है, ठीक है। आरबीआई डायलॉग देता है, मतलब अपनी तरफ से कुछ भी नोटिफिकेशन निकाला और नोटिफिकेशन निकाल के बोला कि इसको फॉलो करना चाहिए, कोई मैंडेटरी कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन उसका इफेक्ट इंप्लीकेशन में पड़ता है। इंप्लीकेशन इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि आरबीआई बैंकर्स ऑफ द बैंक, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई बैंक नहीं सुनेगा तो उसको बाद में भुगतना भी पड़ेगा उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मोरल सुएशन का कॉन्सेप्ट यही है कि बेसिकली एक तरह से पॉलिसी डायरेक्टिव्स है बैंक के आरबीआई की तरफ से। फिर बोलता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ये भी क्वालिटेटिव टूल्स का पार्ट है। लाइक चेंजिंग द लोन टू वैल्यू रेशियो, हायर मार्जिन इक्वल टू लेस अमाउंट लोन अमाउंट फॉर कोलेटरल यूज्ड टू कर्व एस्पेक्ट। अभी इसको पढ़ने से कुछ समझ नहीं आ रहा मार्जिन रिक्वायरमेंट को कि क्या है, ये क्या लिखा हुआ है हायर मार्जिन, ठीक है। हायर मार्जिन क्या है? इक्वल टू लेस अमाउंट फॉर कोलेटरल। तो बेसिकली इसको ऐसे समझते हैं कि मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो मार्जिन बेसिकली क्या होता है, तुम आसान भाषा में समझने का मतलब टोटल एसेट की वैल्यू का वो हिस्सा जो बैंक लोन नहीं देता, ठीक है। लाइक ऐसे समझते हैं इसको कि अगर आप कोई घर बना रहे हो, ठीक है, उसके लिए आपको लोन चाहिए, एकदम एक सिंपल एग्जाम्पल, 10 लाख का लोन चाहिए आपको, ठीक है। अब वो लोन देखेगा कि आपके घर की वैल्यू क्या है, तो उस वैल्यू के हिसाब से लाइक ऐसा कर सकते हैं कि मैं आपको 60% दूंगा, ठीक है, लोन के रूप में 40% आपको खुद लगाना पड़ेगा। यानी कि 60% ये करेगा, मान के चलो कि बैंक देगा 60% और 40% आपको खुद उस घर पर लगाना होगा, ठीक है। यानी कि 6 लाख रुपये यहाँ पे हो गया क्या, 6 लाख बैंक दे रहा है, जबकि 4 लाख आपको खुद लगाना पड़ा। तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या है, मतलब इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो बेसिकली आरबीआई ना इसको गाइडलाइन देता है अलग अलग बैंक्स को कि आप कुछ चीज़ में ना मार्जिन कम दे सकते हो, कुछ चीज़ में ज़्यादा दे सकते हो। जैसे कि मान के चलो कि किसी को शेयर खरीदना है, ठीक है, शेयर खरीदना, तो उसकी मान के चलो शेयर का वैल्यू है 100 रुपीज़, ठीक है। अब मान के चलो ये फिक्स हुआ मार्जिन 40% है, ठीक है। यानी कि बैंक आपको कितना परसेंट लोन देगा? लोन देगा 60 रुपीज़, ठीक है। जबकि आपको खुद क्या करना पड़ेगा? 40 रुपये देना होगा। ये हो गया मार्जिन, ठीक है, ये मार्जिन का मतलब। अब बेसिकली इसे क्या करता है आरबीआई, क्या करना चाहता है? तो जब जब आरबीआई मार्जिन बढ़ाता है, मार्जिन बढ़ाता है, ठीक है, तो क्या होता है? लोन जो है मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मार्जिन बढ़ा देगा। तो समझ लो कि मार्जिन अगर बढ़ गया तो इसका मतलब कि आपको ज़्यादा पैसा भरना पड़ा, ठीक है। और आप लोन लेने गए 10 लाख का, तो उसमें बैंक बोल रहा है कि नहीं आपको 4 लाख रुपये देंगे और 6 लाख रुपये आपको ये लगाना पड़ेगा खुद से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आरबीआई मार्जिन बढ़ाकर क्या करना चाहता है? मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना चाहता है। और मेन मोटिव हम आपको बताए थे कि ये जो भी टूल्स हैं आरबीआई के, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, ये दोनों टूल्स का यही मतलब है, वो यही है, क्या करना? मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। ये हो गया क्वालिटेटिव टूल्स। तो बेसिकली एकदम सिंपल याद रखना है, मॉरल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट। थर्ड है डायरेक्ट एक्शन लाइक पेनाल्टी, रिस्ट्रिक्शन और सैंक्शन। जैसे हाल आए दिन में आप लोग सुनते होंगे कि बैंक पे अलग अलग तरह के पेनाल्टीज लगे, ठीक है। तो पेनाल्टीज किस फॉर्म में? जैसे कि समझो, जैसे कि अभी आरबीआई रिसेंटली कुछ हफ्ते पहले एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है, इस पे कुछ फाइन लगाया इम्पोज किया, ठीक है, समथिंग 32 लाख के आसपास का पेनाल्टी लगाया। किस चीज़ के लिए? कि क्योंकि उन्होंने कुछ नॉन कंप्लाइंस किया था। किस चीज़ के रिगार्डिंग? उन्होंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया था उसके डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग उन पर कुछ फाइन लगाया गया था। तो ये हो गया आपका आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखा प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी फिर भी हम लोग को दिमाग में ये रखना है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, ये मेन काम है इसका। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आप बताओ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझना है कि आरबीआई के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है।
तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं बैंकर्स बैंक है, तो यहाँ पे ये समझना कि इनके पास कौन सा पैसा है। और ये क्वेश्चन जनरली पूछ भी सकता है कि आरबीआई का सोर्स ऑफ इनकम में क्या क्या चार तीन चार ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा कि ये क्या क्या इनकम का सोर्स। जैसे कि दिया हुआ इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बेसिकली जो बॉन्ड्स वगैरह रहते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, उस पर जो इनकम आता है इंटरेस्ट से, ठीक है, जो उसका इंटरेस्ट है वो एक इनकम का सोर्स हो गया। फिर बोलता है नेट इंटरेस्ट फ्रॉम लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल्स लाइक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब यहाँ पे एलएएफ आ गया तो सबको दिक्कत आ जाएगा, क्या है एलएएफ, ठीक है। तो एलएएफ क्या है, इसको यहाँ से सीधा समझ लो कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये दोनों एलएएफ माना जाता है, ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। तो उससे भी कुछ इन लोग को पैसा आता होगा बैंक आरबीआई, तो वो भी हो गया इनकम का सोर्स। फिर लोन देता है आरबीआई, वो भी हो गया। फिर एक ये हो गया सिग्नोरेज प्रॉफिट फ्रॉम करेंसी प्रिंटिंग, ठीक है, करेंसी प्रिंटिंग से जो प्रॉफिट आता है वो भी हुआ। इंटरेस्ट अर्न ऑन फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फिर इंटरेस्ट अर्न करते हैं फॉरेन करेंसी को लेकर। तो बेसिकली समझ सकते हैं ना कि गवर्नमेंट बॉन्ड से जो पैसा आ रहा है वो एक इनकम सोर्स है। फिर फॉरेक्स जो रिजर्व है वो एक सोर्स ऑफ इनकम है। लिक्विडिटी ऑपरेशन जो एलएएफ है, रेपो रिवर्स है, उससे कुछ आ रहा है वो है। फिर करेंसी इशुएंस जो है उससे भी आ रहा है, ये जो करेंसी प्रिंटिंग कर रहा है उससे भी आ रहा है। अब एक से एक्सपेंस कहाँ हो रहा है, खर्च कहाँ होता है आरबीआई का, तो खर्च होता है एक करेंसी प्रिंटिंग पे ही खर्च होता है, ठीक है। दूसरा खर्च कहाँ होगा सोच के देखो, स्टाफ के कॉस्ट पे। फिर तीसरा क्या, बैंकिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि प्रॉफिट क्या हो जाता है, इनकम माइनस एक्सपेंस, ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है कि आरबीआई के पास जो एक्स्ट्रा सरप्लस था वो गवर्नमेंट को दिया। अब गवर्नमेंट को क्यों दिया, गवर्नमेंट क्या करेगा इसका, ठीक है, ये मैंने गवर्नमेंट को क्यों किया। तो एक चीज़ हो सकता है कि फिजिकल डेफिसिट को कम करेगा, ठीक है। सरकार का भी तो फिजिकल डेफिसिट है, हम लोग जानते हैं कि राजकोषीय घाटा हम लोग का फिजिकल डेफिसिट चलता है, ठीक है। डेफिसिट मतलब क्या हो गया कि जितना इनकम है उससे ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है, तो ये डेफिसिट हो गया, ठीक है। तो और कहाँ मदद करेगा गवर्नमेंट को, तो वेलफेयर स्कीम्स बनाएगा, उसमें मदद करेगा, बजट स्टेबिलिटी को इंप्रूव करेगा, ठीक है। ये सब गवर्नमेंट करेगा इस पैसे से जो सरप्लस है, ठीक है। अब उसके लिए ये ऐसे तो कर नहीं सकता, तो यहाँ पे है कि जो ट्रांसफर हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ रिवाइज्ड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क अप्रूव्ड बाय सेंट्रल बोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ये इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या है, तो बोलता है कि ये जो ईसीएफ बना था इसको आरबीआई अडॉप्ट किया था 2019 में, ठीक है, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विमल जालान कमेटी, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, विमल जालान कमेटी, ये कमेटी का कई बार नाम आएगा इसमें, तो यहाँ पे याद करने के लिए ये है कि विमल जालान कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये बना था इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फिर है concept ECA provides methodology for determining the appropriate level of risk provisions and profit distribution to be made under section 47 of the RBI Act 1934, ठीक है। अब इसको इतना देखने में नहीं जाना, बस समझना है कि सेक्शन 47 में ये जो रिस्क प्रोविजन और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है सेक्शन 47 में किया गया। फिर बोलता कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक कैपिटल अंडर ECF, ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट है, तो जैसे रियलाइज्ड इक्विटी, दिस कंसिस्ट ऑफ आरबीआई कैपिटल रिजर्व फंड, कॉन्टीजेंसी फंड एंड एसेट डेवलपमेंट फंड। जैसे आरबीआई के पास एक कॉन्टीजेंसी फंड भी होता है कि जैसे आगे चल के मान के चलो, अभी जैसे एक चीज़ देख लेते हैं कि $1 इक्वल टू 95 रुपीज़ होता है, तो अभी जाकर अगर डॉलर और ये देखना शुरू करो रुपीज़ का कंपेरिजन, तो तुमको दिखेगा कि रुपया काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है अभी के टाइम पे। तो उसको भी ये जो कॉन्टीजेंसी फंड है, रिजर्व फंड है, ये सब चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश किया जाता है। अब ये एक दूसरे चीज़ आगे कॉन्टीजेंट रिस्क बफर कंपोनेंट ऑफ आरबीआई रियलाइज्ड इक्विटी टू प्रोवाइड फॉर मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्रेडिट एंड ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। ये सब चीज़ हो गया। अब इतना ही दिमाग में लगाना, इसका टेन्योर बोला है कमिटी रिकमेंडेड द फ्रेमवर्क टू बी रिव्यूड एवरी 5 ईयर्स, और 5 साल पे इसको रिव्यू किया जाएगा इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क को। बेसिकली आरबीआई ऐसा नहीं कि आरबीआई कितना भी पैसा ट्रांसफर कर सकता है और बिना किसी रूल रेगुलेशन या बिना किसी एक्ट के, तो यहाँ पे बेसिकली सेक्शन 47 ये चीज़ बताता है कितना आप ये ट्रांसफर कर सकते हो सरप्लस को, ठीक है। ये हो गया। अब फॉरेक्स रिजर्व बोलते किसको, पहले ये समझना पड़ेगा ये टॉपिक पढ़ने से पहले। तो बेसिकली फॉरेक्स रिजर्व क्या हुआ कि आरबीआई के पास, जानते हैं हम लोग का सेंट्रल बैंक है, ठीक है। आरबीआई के पास हम लोग के पास क्या है, आरबीआई के पास जो भी फॉरेन करेंसी होता है, फॉरेन करेंसी एसेट, ठीक है, प्लस गोल्ड प्लस एचडीआर प्लस आईएमएफ का जो रिजर्व होता है, वो ये सबको कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स में ये देखो एफ जो है ना, फॉरेन का ही बात कर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज, एक्स जो यहाँ पे, ठीक है, फॉर एक्स फॉरेक्स रिजर्व इसी का बात करता है। तो सिंपल सा मतलब समझना है कि देश के पास, ठीक है, अभी फॉरेन मनी एसेट बफर जो भी होगा वही होगा फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग समझते हैं रिसेंटली कोई मतलब एग्जैक्ट डेटा ये है कि 697, ठीक है, बिलियन डॉलर, ठीक है, ये अभी हम लोग के पास फॉरेक्स है, ठीक। अब जैसे हम लोग इसमें फॉरेक्स में अभी नीचे दिया होगा, हाँ यहाँ दिया होगा फॉरेन करेंसी एसेट्स, दीज आर मेंटेन इन करेंसी लाइक यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड, स्टर्लिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड जापानीज येन। ये सब फॉरेन करेंसी का पार्ट है, फॉरेन करेंसी एसेट का पार्ट है, जो भी हम ऊपर बताएं तो, ठीक है। अब उसमें गोल्ड भी आता है, तो गोल्ड क्या होता है आरबीआई के पास रिजर्व रहता है, ठीक है। अब एक आईएमएफ का भी पार्ट बोलते हैं, तो आईएमएफ का पार्ट में क्या है, एक एचडीआर है जो कि ऊपर हम लोग देखे थे, तो बोलते हैं एन इंटरेस्ट बेयरिंग रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाय आईएमएफ टू सप्लीमेंट मेंबर्स रिजर्व एसेट, ठीक है। बेसिकली समझ लो इतना ही कि रिजर्व एसेट है जो कि आईएमएफ के पास हम लोग का रखा हुआ, ठीक है। अब बोलता है रिजर्व ट्रांसपोजिशन आरटीपी, बोलता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेंबर्स कोटा एंड द आईएमएफ होल्डिंग ऑफ द मेंबर करेंसी दैट इज रेडली अवेलेबल फॉर विड्रॉल विदाउट स्ट्रिक्ट कंडीशंस, ठीक है। अब अभी इसको इतना समझने की जरूरत नहीं, बस हम लोग समझना है कि फॉरेन रिजर्व में है क्या क्या, ठीक है। तो जैसे दिया हुआ कि अकॉर्डिंग टू आरबीआई गोल्ड का जो रिजर्व है वो $102 बिलियन को पहुंच चुका है। दिस हैज टेकन द शेयर ऑफ द गोल्ड इन रिजर्व टू नियरली 15% फ्रॉम अराउंड 7% इंडिकेट अबव, मतलब 10 साल पहले 7% हुआ करता था जो 15% हो गया, यानी कि डबल से ज़्यादा हो गया। बोलता है आरबीआई इज द प्राइमरी अथॉरिटी मैनेजिंग फॉरेक्स इन इंडिया, ये अथॉरिटी इसके पास है। भाई आरबीआई इंक्रीजिंग गोल्ड रिजर्व अब क्यों कर रहा है, तो देखो लिखा हुआ कि एक डाइवर्सिफिकेशन है, डाइवर्सिफाई द फॉरेन करेंसी एसेट बेस्ड ऑन द रिड्यूस्ड डिपेंडेंसी ऑफ द यूएस डॉलर। अब जैसे आज के डेट में अभी बहुत लोग का ये हो रहा था कि जैसे हम लोग गोल्ड का अगर चार्ट देखें तो गोल्ड अभी अपना ऑल टाइम हाई पे, ठीक है, गोल्ड में अभी आई थिंक गोल्ड आई थिंक 1,53,000 पर ग्राम के हिसाब से, नहीं पर ग्राम सॉरी पर 10 ग्राम के हिसाब से चला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी अगर आप देखने जाओ उसका चार्ट देखोगे तो जस्ट ऐसा होगा चार्ट, गूगल पर देख सकते हो। इसका मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा अभी रिटर्न दे दिया इन्वेस्टर्स को, जो भी गोल्ड जिनके पास हुआ उनके पास
काफ़ी ज़्यादा इसका रिटर्न होगा। तो बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन इसलिए भी जरूरी है। एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द यूएस डॉलर, हम लोग यूएस डॉलर पर डिपेंडेंसी घटाना चाहते हैं। जैसे कि अभी ब्रिक्स से रिलेटेड एक चीज़ सुना होगा आपने कि ब्रिक्स अपना नया खुद का करेंसी लाना चाहता था, ठीक है, जिसको ये यूएस प्रेसिडेंट अपोज किए थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं रिस्क मिटिगेशन एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट करेंसी वोलेटिलिटी, ठीक है। गोल्ड जब बढ़ेगा तो करेंसी वोलेटिलिटी को भी प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। क्यों होता है हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, गोल्ड इज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन हेल्पिंग प्रोटेक्ट द परचेजिंग पावर ऑफ इंडिया फॉरेन रिजर्व, ठीक है। इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स को भी प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, और परचेजिंग पावर को भी प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। ये हो गया, दैट्स इट, बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब आगे ये सब रिस्क एसोसिएटेड विद स्टोरिंग गोल्ड सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो देखो अभी हम लोग 40 मिनट में कितना टॉपिक है, 3 टॉपिक 40 मिनट में, क्योंकि अभी समझाना, अगर आप खुद इसको समझना चाहो, खुद अपने हिस्से से करो तो काफ़ी कम टाइम लगेगा। एक टॉपिक को पढ़ने में मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम एक टॉपिक को अच्छे से समझने में 10 मिनट लगेंगे, 5 मिनट भी लग सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आराम से पढ़ना है, समझ समझ के क्या याद करने के लिए, ठीक है, ओके। तो ये इसमें बेसिकली क्या बोलता है कि आरबीआई ने 2021 में यूनिफाइड ग्रीवेंस रिड्रेसल स्कीम सिस्टम लॉन्च किया, ठीक है, जिसका नाम रखा इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है ना कि ये स्कीम जो है बैंकिंग, एनबीएफसी, डिजिटल पेमेंट, ठीक है, ये सबसे जो भी रिलेटेड कंप्लेन आता था, ठीक है, उसको एक सिंगल प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म पर रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया। रिजॉल्व करना, जैसे पहले क्या होता था, अलग अलग स्कीम था, जैसे बैंक के लिए बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, ठीक है, एनबीएफसी के लिए एनबीएफसी ओम्बड्समैन स्कीम, डिजिटल ट्रांजेक्शन ओम्बड्समैन स्कीम, ये 3 स्कीम्स थे, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करके एक बना दिया गया तुम्हारा, ये जो आ रहा है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, ठीक है, 2021। बस ये पूरा इसका इतना ही जिस्ट है, ठीक, बस इतना ही पता। ये लिखा एडेप्टेड वन नेशन वन ओम्बड्समैन अप्रोच मेकिंग आरबीआई ओम्बड्समैन ड्यूरेशन न्यूट्रल, ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, कुछ की टर्म्स है रिलेटेड टू आरबीआई, ठीक है। अब ये समझना जरूरी है, ये नया कॉन्सेप्ट है एचडीएफ, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जब एचडीएफ पढ़ो तो साथ साथ इसका रिवर्स रेपो भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एचडीएफ रिवर्स रेपो को भी रिप्लेस किया, ठीक है। तो इसमें क्या है, बोलता क्या है, इट इज द मॉनिटरी टूल, ठीक है, मॉनिटरी टूल है दैट ऑब्जर्व लिक्विडिटी फ्रॉम कमर्शियल बैंक विदाउट कोलेटरल। अब हम लोग वहाँ पे रिवर्स रेपो में भी यही चीज़ पढ़ते हैं कि क्या करता है, एब्जॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, आरबीआई क्या करता था, बोरो करता था, किससे, कमर्शियल बैंक से, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जब रिवर्स रेपो का बात आता था विथ कोलेटरल था, ठीक है, कोलेटरल में क्या रखता था, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जबकि एचडीएफ जब है तो एचडीएफ में कोई कोलेटरल रखने की जरूरत नहीं पड़ा, एचडीएफ को बेसिकली 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो रिवर्स रेपो इससे पहले से ही था। तो इसमें क्या है, दोनों का काम सेम ही चाहिए, लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करना, ठीक है, दोनों लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करना। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट फॉर आरबीआई, आरबीआई का जो यहाँ कॉस्ट जो है एचडीएफ के केस में कम है, क्यों कम है, क्यों, क्योंकि कोई कोलेटरल रखने की जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है, विदाउट कोलेटरल, ठीक है। तो बेसिकली यही यहाँ लिखा हुआ है, इट इज मॉनिटरी टूल दैट ऑब्जर्व लिक्विडिटी फ्रॉम कमर्शियल बैंक विदाउट कोलेटरल। क्या फीचर्स है, एचडीएफ रिप्लेस द फिक्स रेट रिवर्स रेपो एज द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर फ्लो, ठीक है। तो एलएएफ जैसे आज आपके दिमाग में ये बनना चाहिए, रेपो और रिवर्स रेपो, ठीक, बोलता है एचडीएफ इज एन ओवरनाइट लिक्विडिटी ऑब्जर्वेशन मैकेनिज्म द फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द आरबीआई टू इंक्रीज इट्स ड्यूरेशन, एनी एंटिटी दैट इज एलिजिबल फॉर एलएएफ कैन यूज दिस फैसिलिटी। कोई भी इस्तेमाल कर सकता है जो एलिजिबल हो एलएएफ के लिए। बेसिकली जो रेपो और रिवर्स रेपो के लिए पहले एलिजिबल होगा वही इसका इस्तेमाल कर सकता है, एचडीएफ का स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। एचडीएफ विल बी अवेलेबल एवरी डे इंक्लूडिंग हॉलीडेज एंड वीकेंड्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। बहुत लोग लग सकता है कि हॉलीडे और वीकेंड पे नहीं मिलता, लेकिन एचडीएफ अवेलेबल होगा, यहाँ नाम ही है स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब खड़ा है, ठीक है। तो हर दिन के लिए बेसिकली ये कर रहा है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लोग को इतना समझ में आया कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, तो समझ जाना कि लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करेगा कमर्शियल बैंक से, ठीक है, विदाउट कोलेटरल, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे कि रिवर्स रेपो, अभी एचडीएफ पढ़ेंगे, ठीक है, एचडीएफ वाला कॉन्सेप्ट। अब होता है वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। बेसिकली ये क्या है, ये अगर मतलब इन शॉर्ट समझना चाहो तो एक तरह से समझो कि एचडीएफ का थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन, ठीक है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, ये वेरिएबल रेट में करता क्या, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि हम लोग ऐसे समझते हैं कि आरबीआई बैंक से पैसा ऑब्जर्व करता है, ये तो हम लोग समझते हैं, बैंक से पैसा ऑब्जर्व करता है थ्रू ऑक्शन। यहाँ ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ कहीं नहीं लिखा ऑप्शन लिखना है, जिसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड नहीं होता। इसका मतलब क्या, मार्केट ड्रिवन है, ठीक है, मतलब मार्केट ड्रिवन ही है। आरबीआई बैंक से पैसा ऑब्जर्व करता है, रिवर्स रेपो में हम लोग देखते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ऑक्शन के थ्रू, ठीक है, इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है। जैसे सब लोग ऐसा है ना कि आरबीआई अपना मर्जी से जो भी रेट फिक्स करेगा वो चलेगा, लेकिन इसमें ऑक्शन के थ्रू, ठीक है। ऑक्शन के थ्रू कैसे, जैसे एक एग्जांपल से, छोटा एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है, कि मान के चलो कि आरबीआई अनाउंस करता है कि 1 लाख करोड़ का एक अमाउंट अनाउंस करता है, ठीक है, कि जिसका टेन्योर है 7 दिन का, ठीक है। एक ये क्या हम भाई ये दे सकते हैं आपको, जिसको लेना ले लो, तो उसके लिए क्या करता है, अमाउंट बिड होता है, बैंक बोलता है कि हम इतना रेट पे देंगे, कोई भी एक रेट 5% पे, कोई बोला 6% पे, तो ये आरबीआई डिसाइड करता है कि हाँ ठीक है, हम इतना परसेंट पे लोन दे देंगे आपको, ठीक है। आरबीआई कट ऑफ रेट डिसाइड करता है, यही पूरा एग्जांपल है। तो बेसिकली अगर इन शॉर्ट अगर हमको समझना है तो एचडीएफ और वीआरआर में यही अंतर है कि इसका जो रेट होता है, एचडीएफ का जो रेट होता है वो फिक्स होता है, आरबीआई फिक्स कर देता है, जबकि ये क्या होता है, मार्केट बेस्ड, यानी कि ऑप्शन के थ्रू मार्केट बेस्ड। अब कोलेटरल क्या रखता है, कोलेटरल, तो यहाँ पे एडीएफ में हम लोग देखें कि कोई कोलेटरल रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जबकि यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख सकते हैं, रखना होता है, ठीक है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं, वीआरआर का फ्लेक्सिबिलिटी हाई है, ठीक है, क्योंकि वो घट रहा है रेट्स वगैरह, जबकि इसका मॉडरेट है। नेचर किस तरह का, ठीक है, तो ये बेसिकली स्टैंडिंग फैसिलिटी है, जबकि ये क्या ऑप्शन बेस्ड है, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं कि वीआरआर जो है वो एक्टिव टूल है, जबकि ये एचडीएफ पैसिव टूल है। ये हो गया वीआरआर के बारे में, ओके। स्विच ऑप्शन समझते हैं। अब देखो इसको समझने के लिए मान के चलो हमको इसी के थ्रू समझना, तो जैसे दिया स्विच ऑप्शन जेनेसिस बिगन इन 2019 बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली ये एक्सप्रेस शुरुआत हुआ 2019 में आरबीआई के द्वारा, किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों उसके बिहाफ पे, ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है टू
मैनेज द मैच्योरिटी प्रोफाइल ऑफ पब्लिक डेट बाय रिप्लेसिंग शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी विथ लॉन्गर डेटेड वंस। mechanism क्या, मार्केट पार्टिसिपेंट सेल सोर्स सिक्योरिटीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड साइमल्टेनियसली बाय डेस्टिनेशन सिक्योरिटी एट कोटेड प्राइस, द प्राइस इज सिक्योरिटी थ्रू ई-कुबेर पोर्टल विया द स्विच ट्रांजैक्शन मॉडल। कुछ समझ आया? नहीं समझा? ठीक है, इसको एकदम आसान समझते हैं कि स्विच ऑप्शन क्या होता है, कि जो बेसिकली एकदम इतना ही समझना, ओल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो को एक्सचेंज करके नया मतलब लॉन्गर पीरियड के लिए सिक्योरिटीज लेना। अब देखो ये क्यों कहलाता है, मान के चलो कि कोई बॉन्ड है तुम्हारे पास, ठीक है, कोई सिक्योरिटी या बॉन्ड कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी बॉन्ड है, उसका मैच्योरिटी 2026 में हो रहा है, ठीक है, मतलब कोई तुम सिक्योरिटी लिया जो जो एक्सपायर हो रहा है 2026 में, मतलब आप यहाँ पे 2026 में रिडीम कर सकते हो। अब रिडीम करोगे, ठीक है, तो रिडीम करने पे क्या होगा, गवर्नमेंट को उसके बिहाफ पे पैसा देना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। अब गवर्नमेंट मान के चलो नहीं देना चाहता, ठीक है, किसी तरह का क्राइसिस है, कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, नहीं देना चाहता, तो उस केस में क्या करेगा कि गवर्नमेंट बोलेगा कि गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू ये जो स्विच ऑप्शन है, ठीक है, इसके थ्रू क्या बोलेगा कि हम ना तुमको 2026 के यहाँ पे 2035 का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देते हैं सेम इंटरेस्ट पे। अब जिसको लेना है लो, ठीक है, और बहुत लोग ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट को कुछ भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं पड़ता, प्रेशर कम हो जाता है गवर्नमेंट का, ये स्विच ऑप्शन, ठीक है। अब जैसे कूल एंडिंग नॉर्म्स है, इसका परसेंटेज वगैरह इसे याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ये समझ लेना कि कूल एंडिंग नॉर्म्स क्या होता है। मान के चलो, इसको एकदम इजी वे में समझते हैं, मान के चलो तुमको तुम्हारा कोई दोस्त है, फ्रेंड है, ठीक है, उसको लोन चाहिए, ठीक है, लोन चाहिए। अब तुम गया कोई दूसरे लोग फ्रेंड के पास, ठीक है, ठीक है, मान के चलो दूसरे फ्रेंड के पास गया, ठीक, इसको लोन चाहिए, ये को लोन चाहिए, ठीक है, कितना का, 10 रुपये का, ठीक है, तो बी के पास गया लोन मांगे, बी बोला कि मेरे पास 5 रुपया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर इसको जरूरी अर्जेंट चाहिए ये लोन, तो ये इसको फिर बोला कि नहीं दे दो मैं बाद में दे दूँगा, तो बेसिकली ये क्या करता है, ये अपने कोई और फ्रेंड को बोलता है कि दोनों मिलकर लोन दे देते हैं, ठीक है, 5 रुपया, ठीक है, तो इसी को कहते हैं कूल एंडिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है कि आरबीआई इशू क्या है कि वाइड डायरेक्शन फॉर कूल एंडिंग एग्रीमेंट्स बिटवीन बैंक एंड नॉन बैंक एनबीएफसी, मतलब बैंक और एनबीएफसी दोनों मिलकर लोन देता था, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन को आरबीआई रिवाइज किया, ठीक है, इसी के बारे में पूरा दिया हुआ। तो बेसिकली ये हम लोग को समझने की जरूरत है, बस कूल एंडिंग टर्म समझने की जरूरत है, ठीक है। पेमेंट एग्रीगेटर क्या, तो पेमेंट एग्रीगेटर मतलब सिंपल समझ लो कि तुम कोई भी शॉप पे गए, ठीक है, मान के चलो कोई शॉप पे गए, मान के चलो हम गए रिलायंस रिलायंस ट्रेंड्स, ठीक है, कोई सामान पसंद आया खरीदे, ठीक है, तो खाते तो काउंटर पे गए पे करना, तो हम लोग पे करते कैसे, यूपीआई से, तो यूपीआई कोई भी थर्ड पार्टी ऐप में चलाते हैं जैसे कि जी पे, फोन पे, ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, पेमेंट एग्रीगेटर हो गया, ठीक है, तो यही बात बोला, इट इज एंटिटी दैट फैसिलिटेट एग्रीगेशन ऑफ पेमेंट मेड बाय कस्टमर टू मर्चेंट थ्रू पेमेंट चैनल इंटरफेस फॉर परचेज गुड्स सर्विसेज इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट एग्जांपल पेटीएम गूगल पे पेपाल, ठीक है। अब बोलता है कि पेमेंट एग्रीगेटर बोलता है इट इज इनकॉर्पोरेटेड एज कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा बना हुआ है, बस इतना ही समझना है इसमें। अब आगे चलते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेज। ये क्या है, ये बेसिकली समझ लो एक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट है, लिक्विडिटी सपोर्ट है, ठीक है, जो क्या करता है आरबीआई टेम्पररी कैश मिसमैच को कवर करने के लिए गवर्नमेंट को देता है, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ इट इज टेम्पररी एडवांस, ठीक है, गिवन बाय आरबीआई टू सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट टू कवर एनी मिसमैच इन रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अनलाइक एडॉप्ट ट्रेजरी बिल्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डब्ल्यूएमए इज नॉट ए सोर्स ऑफ फाइनेंशियल फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। डब्ल्यूएमए इज आल्सो अवेलेबल फॉर स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज, ये सबके लिए अवेलेबल है, स्टेट गवर्नमेंट यूटीज के लिए। डब्ल्यूएमए लिमिट इज डिसाइडेड बाय आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसके लिए लीगल फ्रेमवर्क क्या है, तो आरबीआई एक्ट 1934 ज़्यादातर इसी से करता है, ठीक है। अब ये सब ड्यूरेशन वगैरह देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब यूएलआई में क्या दिया, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, ये क्या, तो हमको नाम से ही पता चलेगा यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस मतलब एक ऐसा इंटरफेस बनाएगा जिसमें लेंडिंग को यूनिफाइड कर देगा, मतलब सब एक जगह मिला दिया, बोला इट इज इंस्टॉल्ड एज ए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एमिंग टू एनहांस डिलीवरी ऑफ क्रेडिट। अब बेसिकली इसको ऐसे समझ लेते हैं एकदम सिंपल भाषा में कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जो बहुत सारा डेटा सोर्स, ठीक है, को इंटीग्रेट करके इस इंस्टेंट लोन डिस्बर्स करेगा, जैसे यूपीआई के केस में किया ना, सबको यूनिफाइड कर दिया, कहीं पर भी पेमेंट करना चाहो यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, यूनिफाई कर दिया, ठीक है, इसी तरीके से इसको भी किया। अब इसी के बारे में आगे दिया होगा यूएलआई दिया हुआ कि क्रेडिट करता है क्रेडिट असेसमेंट के हिसाब से। अब फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल सैंडबॉक्स, तो फिनटेक कम टू इनोवेट एंड टेस्ट सॉल्यूशन। सीबीडीसी बेसिकली एक अलग टॉपिक है, ठीक है, इसको अलग से पढ़ना होगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेसिकली समझो कि आपका जो कैश है वो डिजिटल फॉर्म में होगा, इसमें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक। अब आगे चलते हैं, तब यहाँ पे एक काम है सीबीडीसी डिजिटल वर्जन ऑफ फिएट करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक, जो भी बताऊँ वही चीज सेम चीज दिया, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज सोचो, फिएट करेंसी किसको कहते हैं, ये सोचना होमवर्क का, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब यहाँ पे है टोकनाइजेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो पहले यहाँ पे समझना है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, बैंक जो है, ठीक है, बैंक के द्वारा इशू किया गया शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। बेसिकली बैंक के द्वारा इशू किया जाता है शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ये। इसमें क्या है, मैच्योरिटी जो है 7 दिन से 1 साल तक होती है, ठीक है। और ये बेसिकली किसके लिए इशू करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। ये बेसिकली इशू करते हैं कॉर्पोरेट हाउस के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए, ये सब के लिए करते हैं, ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए करना होता है। तो बेसिकली इसी को क्या किया, टोकनाइज कर दिया, यानी कि डिजिटल रिप्रेजेंटेशन बना दिया गया, ठीक है। ऐसे पेपर वगैरह करने डिजिटल रिप्रेजेंटेशन किया गया, उसी को कहा गया कि टोकनाइजेशन में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि सीडी क्या, तो बोलता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड इशूड इन डीमटेरियलाइज्ड, ठीक है, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म और एज promissory note against fund deposited at a bank or other eligible financial institution। अभी कौन इशू करता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ठीक है, ठीक है, परमिटेड बाय आरबीआई टू रेज शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज इशूड बाय एट डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू, ये आपको स्टैटिक में पढ़ना था। इट्स मैच्योरिटी पीरियड इज अप टू 1 ईयर मिनिमम 7 डेज, तो जैसे बताया था 7 दिन से 1 साल के अंदर इसका टेन्योर होता है, ठीक है, बेसिकली यही दिया। तो ये हम लोग पढ़ लिए जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स था रिलेटेड टू आरबीआई। अभी इसको पढ़ने में 1 घंटा हम लोग को लगा, इतना टॉपिक को खत्म करने में। अगर खुद से पढ़ने पाओगे तो ये मुश्किल से 30 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे पढ़ना है सारे टॉपिक्स को।
जैसे आगे दिया सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनबीएफसी, अब एनबीएफसी के बारे में पढ़ो, ठीक है, उसमें कैसे कैसे क्या बना, कौन एक्ट के थ्रू आता है, जैसे देखो यहाँ लिखा है कंपनीज एक्ट 1957, 6 आरबीआई एक्ट के थ्रू नहीं बना एनबीएफसी, ठीक है, ये बना कंपनीज एक्ट के थ्रू, क्या डिफरेंस होता है ये सब पढ़ो। फिर वन स्टेट वन आरआरबी, ये इंपॉर्टेंट था, वन रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, तो ये भी पढ़ो कि क्या है, ठीक है। ऐसे करके स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये भी पढ़ना क्या होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिर सरफेसी एक्ट है, फिर कुछ की डेवलपमेंट हुआ वो पढ़ना, ये तुम्हारा एक टॉपिक और खत्म हो जाएगा। मुश्किल से 2 घंटा लगेगा पूरा ये एक टॉपिक खत्म करना, ठीक है। तो बाकी टारगेट के बाद मिलते हैं, ठीक है, टारगेट इतना कंप्लीट करो उसके बाद आगे मिलते हैं, ठीक है। और अपना फीडबैक भी देना कैसा लगा, क्या और सुधार करने की जरूरत है वो भी बताओ।